क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप हिंदी में 95+ अंक जरूर लेकर आओगे। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? पतितों का देश, माटी की मूरत, गेहूं बनाम गुलाब, पृथ्वी पुत्र। तो पतितों का देश, गेहूं बनाम गुलाब, माटी की मूरत, ये तीनों रचनाएं रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। पूछ रहा है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है, तो पृथ्वी पुत्र रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है मेरे प्यारे बच्चों, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत के लेखक हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, माखन लाल चतुर्वेदी, किशोरी लाल गोस्वामी। तो वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवत के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का गा है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। विचार प्रवाह, माटी हो गई सोना, परख, साहित्य और समाज। तो माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। परख उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का, और विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। साहित्य और समाज रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घ है, निम्नलिखित में से आचार्य रामचरण शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है? तुम चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, कविता क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? क्या है? कविता क्या है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कविता क्या है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है, हिंदी में प्रथम डायरी के लेखक हैं? इलाचंद जोशी, धीरेन्द्र शर्मा, नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ, मोहन राकेश। तो हिंदी में प्रथम डायरी के लेखक हैं नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 का है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? कामायनी है, प्रिय प्रवास है, राम की शक्ति पूजा है, साकेत है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है, ध्यान रखिएगा। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की है। और राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। छायावाद की समय सीमा है 1918 से 1936, 1915 से 1930, 1921 से 1940, 1900 से 1936। तो छायावाद की समय सीमा है 1918 से 1936 ईस्वी तक। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का ग है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है? आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र, झंकार या अपरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अज्ञेय की रचना कौन सी है? द्वार, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपरा मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है? निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है। और झंकार मैथिली शरण गुप्त की है। फिर अगला है, कीर्ति लता के रचनाकार हैं? जगनिक हैं, विद्यापति हैं, दलपति हैं, सारंगधर हैं। तो कीर्ति लता के रचनाकार हैं विद्यापति। आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हिरोशिमा कविता के रचनाकार हैं? रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी। तो हिरोशिमा कविता के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है। क्या कह रहा है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं। गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना रहता है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं। पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को सप्रयास रखे, साथ ही सहयुक्त भी रखे। यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहंकार से वियुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वह पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ क्या पशु का ही होता है? पशु का ही अर्थ है। बल विक्रम तो पशु में ज़्यादा होता है। दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करते हैं, लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है
तो इस अर्थ में कि वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, न क्रिया का वेग और न कौशल, बल्कि वह साहिष्णुता और सहयोग की भावना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न पूछेगा प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो पाठ का नाम भाग्य और पुरुषार्थ है, लेखक का नाम जैनेंद्र कुमार है। ठीक है, तो इसमें भाग्य शब्द आपको मिलेगा, पुरुषार्थ शब्द मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये भाग्य और पुरुषार्थ शब्द से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यानी यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की आपको व्याख्या करना है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखा है। रेखांकित अंश में यह कहा गया है कि पुरुषार्थ केवल शारीरिक श्रम या क्रियाकलाप नहीं है। असली पुरुषार्थ वह है जिसमें मानवता का स्नेह और सहयोग की भावना शामिल है। जब व्यक्ति अपने अहंकार से दूर होकर दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है, तब वह भाग्य के साथ जुड़ता है। इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि पुरुषार्थ का वास्तविक अर्थ केवल शारीरिक मेहनत नहीं है, बल्कि यह मानवता और सामूहिकता का प्रतीक है। इसके बाद क्या है? पुरुषार्थ किसे कहते हैं? प्रश्न है, पुरुषार्थ किसे कहते हैं? तो पुरुषार्थ उस प्रयत्न को कहते हैं जो व्यक्ति को सप्रयास सचेतन रखे और साथ ही सहयोगी भी बनाए। यह भाग्य से जुड़ने का माध्यम है, जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसके बाद है, पुरुष और पशु में क्या अंतर है? तो पुरुष और पशु में मुख्य अंतर यह है कि पुरुष केवल शारीरिक बल और दौड़ धूप करने के बजाय स्नेह और सहयोग की भावना के साथ काम करता है, जबकि पशु केवल अपनी शारीरिक क्षमता पर निर्भर होता है। पुरुष अपने विचार, संवेदनाएं और संबंधों से जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ किस प्रकार दिखाई देता है? तो पुरुषार्थ का प्रदर्शन स्नेह और सहयोग की भावना के माध्यम से होता है। जब व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, अपनी शक्ति का उपयोग समाज के हित में करता है, तब वह वास्तविक पुरुषार्थ का परिचय देता है। फिर अथवा करके दो पूछता है, आप चूज कर सकते हैं कौन करना है, ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें। तो मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो माता शब्द मिल जाए, पृथ्वी पुत्र मिल जाए, मातृभूमि मिल जाए, राष्ट्र शब्द मिल जाए, जन शब्द मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा कि यह चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। आसानी से उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। पृथ्वी और जन दोनों राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी मातृभूमि संज्ञा मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। फिर है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? व्याख्या करना है पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को कैसे करना है। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, इस प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसके धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसके हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के समान ही हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। फिर चौथा नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? नीचे दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम उसी प्रकार है, पद्यांश के नीचे 10 प्रश्न है, आपको उत्तर देना। मुझे फूल मत मारो, उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, मुझ पर फूलों के बाण मत चलाओ। मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं बलहीन और अबला स्त्री हूँ। कुछ तो दया विचारो, मुझ पर कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन, तुम तो बसंत के अच्छे मित्र हो। पटुआ चतुर हो, तुम कटु, तुम हमारे ऊपर कठोरता मत दिखाओ। गरल नगारो और इस तरह से जहर मत उड़ेलो। मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो शर्म परिहारो। ऐसा करने से मुझे व्याकुलता और तुम्हें विफलता हाथ लगेगी। ठहरो शर्म परिहारो, ठहरो रुक जाओ, अपने परिश्रम को त्याग दो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। उर्मिला कहती है कि मैं कोई भोग विलासनी नारी नहीं हूँ जो तुम मुझ पर माया जाल फैला रहे हो। बल हो तो सिंदूर बिंदिया हर नेत्र निहारो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, तो शिव के नेत्र के समान हमारे सिंदूर बिंदु को देखो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पद पर वारो। हे कामदेव, यदि तुम्हें अपनी सुंदरता पर इतना घमंड है तो तुम्हारी अपनी सुंदरता को मेरे पति के ऊपर न्यौछावर कर दो। लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर डालो। और हे कामदेव, यदि तुम्हें अपनी पत्नी रथ की सुंदरता पर इतना ज़्यादा घमंड है तो ले जाकर मेरी चरणों की धूल अपने
पत्नी रति के ऊपर डाल दो, जिससे वह धन्य हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक का नाम है गीत, कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद है वसंत का मित्र कौन है, तो वसंत का मित्र है मेरे प्यारे बच्चों, वसंत का मित्र कामदेव हो। ठीक है। ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया, तो अपने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उर्मिला ने अपने पति को किससे अधिक सुंदर बताया है, तो उर्मिला ने अपने पति को कामदेव से अधिक सुंदर बताया है। फिर अथवा करके 2 पूछता है, तो अथवा वाला भी देखते हैं। ठीक है। भेजे मन भावन के उद्धव की आवन की, शुद्ध ब्रज गावन में पावन जमे लगी। जगन्नाथ दास रत्नाथ जी कर कहते हैं कि मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आने का समाचार जैसे ही ब्रज के गांव में पहुंची, कहे रत्नाकर ग्वालिन की छोर छोर, दौड़ दौड़ नंद पौर आवन तबे लगी। रत्नाकर जी कहते हैं ग्वालिनियों के झुंड दौड़ दौड़ के नंद बाबा के घर पे आने लगी। उजक उजक पद कंजन के पंजन पे, पेख पेख पाती छाती चौहन सबे लगी। सभी गोपिकाएं उचक उचक करके और पैरों के पंजों के बल खड़ी होकर के उद्धव के श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए प्रेषित पत्र को देख करके सभी अपनी छाती को उत्कंठा से भरने लगी। हमको लिखे हो कहाँ, हमको लिखे हो कहाँ, हमको लिखे हो कहाँ, कहाँ सबे लगी। कहने लगी कि हमारे लिए क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। ठीक है। तो ये उद्धव प्रसंग से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। पाठ का नाम, कवि का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता ही दिया है। फिर अगला प्रश्न है, गोपियों के अत्यंत व्याकुल होने के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो कवि कहते हैं कि जब गोपियों का यह ज्ञात हुआ कि उद्धव अपने प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेश लेकर आए हैं, तो वह अपने प्रियतम का संदेश जानने के लिए अत्यंत व्याकुल होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमको लिखियो कहाँ कहाँ सबे लगे, इस पंक्ति का आशय बताइए। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि सभी गोपिकां अपने प्रियतम द्वारा भेजे गए संदेश को जानने हेतु उत्कंठित हो उठी हैं। वह सभी उद्धव से जानना चाहते हैं कि उनके प्रियतम ने उनके लिए क्या क्या संदेश भेजे हैं। वह सभी अपने अपने संदेश को सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हो चुकी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, प्रस्तुत पद्यांश के अलंकार सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो झौर झौर दौड़ दौड़ उजक उजक पेक पेक में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। छाती चौवन छबे में अनुप्रास अलंकार है। पद कंजन में रूपक अलंकार है। इसके बाद 5 का नंबर है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में 5 अंक है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इसको आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, भी 80 शब्द में है। 5 अंक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। कितने अंक है, 5 अंक। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद है कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक है। अथवा करके दिया है, बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में है, 5 अंक है। तो ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा है। ठीक है। ये भी 50 अंक का होता है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और 7 अंक तभी मिलेंगे जब आप संदर्भ सहित अनुवाद लिखेंगे। तो संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चाभास भारवी, भवभूत आदि महाकविया, शौकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठ का नाम हृदय विराजनते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा आसाम मातृ सम्माननीय वंदनीय चायतो भारत मातु स्वतंत्रतया गौरव अखंडत्वम संस्कृत एकतम च संस्कृत एवं सुरक्षितम शक्यन्ते। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत की एकता संस्कृत से सुरक्षित रखी जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठाचास्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, तथा सुष्टुक्तम भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गीवाण भारती। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। संदर्भ कैसे लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर अथवा करके देखते हैं, अतीत प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार पूर्णम पुरुषम राजा नाम अकुर्वन। बीते हुए प्रथम कल्प में लोगों ने एक सौभाग्य प्राप्त सौभाग्यशाली सभी आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत एकम सिंहम राजा न अकुर्वन। चौपायों ने भी एकत्र होकर के एक शेर को राजा बनाया। तथा शकुनिगड़ा हिमोत प्रदेश एकस्मिन पाषाणे सन्निपत मनुष्यों राजा प्रज्ञते। इसके बाद
पक्षियों ने हिमालय प्रदेश के एक चट्टान पर एकत्र होकर के कहा, मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा चतुष्पदेश चा तथा चौपायों में भी। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ते, हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको आसो नाम न वर्तते, राजा के बिना रहना ठीक नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्य इति उक्तवन्तः, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खा नंबर है इसका, क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, भी 7 अंक का है। ठीक है, तो सुखिनो अनिलो अयम सौमित्रे काला परचोर मन था, गंधवान सुरभियारसो जात पुष्प दुर्मा। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वसंत खंड से अवतरित है। ठीक है, अनुवाद कैसे है देख लीजिए। हे लक्ष्मण, सुखद समीर वाला यह समय अति कामोद्दीपक है। सौरभ युक्त इस बसंत माह में वृक्ष और फूल और फलों से युक्त हो रहे हैं। फिर है अथवा करके दिया हुआ है, क्या है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती। भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। तस् ही मधुरम काव्य, उसका काव्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे अधिक सुंदर उसके सुभाषित वचन है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो संस्कृत प्रश्नोत्तर आप तैयार करेंगे। इसके बाद 10 का क, ख और गा है, श्रृंगार अथवा शांत रस, श्लेष अथवा अतिशयोक्त अलंकार, दोहा अथवा रोला छंद। ठीक है, इसका वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। फिर 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 9 नंबर का है, तो यह निबंध का वीडियो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा देंगे। फिर 12 का पहला है, गायिका का संधि विच्छेद होता है, गय प्लस अका। इसके बाद है रामस सेते का संधि विच्छेद, तो रामस प्लस सेते। इसके बाद उच्चारण में कौन सी संधि है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें है व्यंजन संधि। ठीक है, इसके बाद है खा नंबर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास का नाम लिखिए। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है, नीलकमल में कर्णधाराएं है, चंद्रशेखर में कर्णधाराएं है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। 8 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। फिर 14 का पहला है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो श्रीमान में क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों श्रीमान में श्री शब्द है, मतु प्रत्यय है। श्रीमती में श्री शब्द है, मतु प्रत्यय है, और महत्व में महत शब्द है, तो प्रत्यय है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय बताइए। तो रसवान रस शक है, वतु प्रत्यय है, और बुद्धिमान में मेरे प्यारे बच्चों बुद्धि शब्द है, मतु प्रत्यय है। गता में गत शब्द है और आक्तु प्रत्यय है। इसके बाद में है खा नंबर, क्या कह रहा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ग्रामम अभिता, तो यहाँ पर अभिता आ गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जब अभिता आ जाए तो यहाँ पर होता है कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। पादेन खज्जा, पैर से लंगड़ा, तृतीय विभक्ति। ठीक है, रामेण शाह आ गया तो इसमें तृतीय विभक्ति है। ठीक है, इसमें क्या है, तृतीय विभक्ति है। यहाँ देख लीजिए ग्रामम अभिता में द्वितीय विभक्ति है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।